Welcome to Defense Guru, a unit of Centurion Education Private Limited. So students, we were discussing about the socio-religious movement in India. We have till now completed what was the conditions at the time of British East India Company in India, then what were the aims of socio-religious movement, and we have discussed about Brahmo Samaj and Young Bengal movement. So next set is there was one more social reformer. His name was Ishwar Chandra Vidyasagar. Ishwar Chandra Vidyasagar. काफ़ी संत टाइप के आदमी थे और वेरी हाईली एजुकेटेड. ये दो चीज़ों के लिए बेसिकली जाने जाते हैं. ही इज़ बेसिकली नोन फॉर विडो री मैरिज एंड विमेन एडुकेशन. पहली चीज़ तो विडो री मैरिज के लिए, विधवा का फिर से विवाह करवाने के लिए, री मैरिज, एंड विमेन एडुकेशन, औरतों की शिक्षा के लिए. इन दो चीज़ों के लिए काफ़ी जान जाते हैं. इनके बारे में आप ये जान लीजिए, संस्कृत कॉलेज में प्रिंसिपल थे बंगाल में, और क्या नाम है, संस्कृत कॉलेज में प्रिंसिपल होने के साथ साथ जो है ये काफ़ी ज़्यादा दयालु किस्म के थे. इनके बारे में कहा जाता था कि ही इज़ अ पर्सन हु इज़ ऑलवेज फाउंड विदाउट अ कोट. चाहे जैसा मौसम हो, ये हमेशा बिना कोट के ही पाए जाते थे. बिना कोट के पाए जाने का मतलब क्या था, ये इतने दयालु थे कि जैसे मान लो कहीं पर भी जा रहे हैं और किसी को इन्होंने देखा रास्ते में काफ़ी ठंड से कांप रहा है, ऐसा कुछ है, तो अधिकतर अपनी कोट वगैरह अपना सामान उठा करके उसको दे देते थे. तो ये दो चीज़ों के लिए जाने गए, विडो री मैरिज और विमेन एडुकेशन. साथ ही साथ इनके बारे में एक और चीज़ थे, ये एसोसिएटेड थे जेईडी बेथ्यून से. और जेईडी बेथ्यून कौन थे? एक बेथ्यून कॉलेज खुला था बंगाल में स्पेसिफिकली फॉर विमेन एडुकेशन के लिए 1849 में. 1849 में बेथ्यून कॉलेज खुलता है और बेथ्यून कॉलेज से ये जुड़े हुए थे, और दिस वाज बेसिकली फॉर विमेन एडुकेशन. महिलाओं की शिक्षा को लेकर के ये कॉलेज था. और इन्होंने काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है. विडो री मैरिज को लेकर, विडो री मैरिजेस इन्होंने कई सारी करवाई थी, कई सारे जगहों पर इन्होंने विमेंस की जॉब्स वगैरह लगवाई. इन चीज़ों के लिए ज़्यादा फेमसली जाने जाते हैं. तो थोड़ा सा एक हेडिंग डाल करके लिख लो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में. ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनके में पहला पॉइंट लिख लेना आप. ऑल्सो नोन फॉर विडो remarriage and women education. Also known for widow remarriage and women education. Second point, he was the principal of Sanskrit college. Next point, he was also associated with JED Bethune, and later on worked in Bethune College in 1849 for women education. Then last point, he was responsible for passing off विडो रीमैरिज एक्ट. 1856 में 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ था. उस समय इंडिया का गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी. तो इन पॉइंट्स को जरूर याद रखना. 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट जब पास हुआ तो उस समय लॉर्ड डलहौजी गवर्नर था और ये उसके बड़े
रिस्पॉन्सिबल कैंडिडेट थे। इनकी काफ़ी ज़्यादा प्रयासों की वजह से विडो रीमैरिज एक्ट जो है जाकर के पास हो पाया था। क्लियर? ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट सोशियोलॉजिकल रिफॉर्म, नेक्स्ट सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स, और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है आर्य समाज। इसके आपने स्कूल्स कई सारे देखे होंगे इंडिया में, आर्य समाज के चलते हैं, डीएवी स्कूल्स, डीएवी कॉलेज और डीएवी स्कूल्स, ये आर्य समाज नहीं बनाए थे। तो अगली हेडिंग डालिए आर्य समाज, आर्य समाज, आर्य समाज। एक सेंट थे, इनका नाम था दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने इसकी स्थापना की थी, दयानंद सरस्वती, 1875 में इसकी स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी 1875 में। और बेसिकली इनके क्या एम थे, इनके क्या ऑब्जेक्टिव थे, दो चीजों को लेकर के। पहला तो था विमेन एडुकेशन, महिलाओं की शिक्षा सबसे पहला, और दूसरा था इनका एक और ऑब्जेक्टिव जनरल एडुकेशन, मतलब हर किसी की शिक्षा। मेन ऑब्जेक्टिव था विमेन एडुकेशन। अच्छा, ये एक तरीके से कहा जाए ये तो दो ऑब्जेक्टिव थे, विमेन एडुकेशन, जनरल एडुकेशन। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो आर्य समाज आया था ये कॉन्ट्राडिक्ट करता था ब्रह्म समाज को। ब्रह्मो समाज जो था, ब्रह्मो समाज को काउंटर करता था। कैसे? इसने एक नई बात कही, इसने कहा गो बैक टू वेदास, वापस वेदों की तरफ चलो, गो बैक टू वेदास, वेद की तरफ वापस चलो, वेदों में जो बातें दी गई हुई हैं उनको दोबारा मानो। अब दूसरी सबसे बड़ी बात ये वेदों को मानने के लिए कह रहे थे, मतलब जिनको ब्रह्मो समाज मना कर रहा था। लेकिन इसका एक बड़ा तगड़ा क्रिटिसिज्म है। क्या क्रिटिसिज्म है? असल में वेदास एक चीज नहीं क्लियर कर बता पाता, दैट व्हाट इज द प्रूफ ऑफ गॉड। भगवान का प्रूफ क्या है? व्हाट इज द प्रूफ ऑफ गॉड? भगवान है, इसका क्या सबूत है? कैसे नहीं बता पाता? असल में वेद्स को जो है, जितने भी वेद हैं हमारे यहां, इनको इनफॉलिबल माना जाता है। दे आर कंसीडर्ड एज इनफॉलिबल। अब वेद कहते क्या है? अगर किसी से पूछो, मतलब इन लोगों से पूछा जाता था तो ये लोग बताते थे कि भगवान का क्या सबूत है? कहते वेदों में लिखा हुआ है कि भगवान होते हैं। वेद किसने लिखे? फिर ये पूछा गया तो इन्होंने कहा भगवान ने लिखा है। तो भाई सीधी सिंपल सी बात है, भगवान होते हैं ये कहा गया है वेद में, और वेद किसने लिखे? भगवान ने लिखा है। तो कहीं ना कहीं एक सर्कुलर लॉजिक है ना, कि क्लियर ही नहीं कर पा रहे कि आखिरकार भगवान है कि वेद है कि क्या है, ये चीजें नहीं क्लियर हो पा रही। तो ये एक इनके यहां बड़ी प्रॉब्लम थी। लेकिन इसके साथ साथ क्या था कि ये यहां एक चीज और ध्यान रखना, दयानंद सरस्वती ने 1875 में इसे इस्टेब्लिश किया था। बॉम्बे में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, लेकिन धीरे धीरे करके ये पूरे इंडिया में फैला और बाद में इसका हेडक्वार्टर जो है लाहौर में हो गया था। लाहौर में इसका हेडक्वार्टर हो गया था और बॉम्बे में ये इस्टेब्लिश हुआ था। तो साथ ही साथ अब एक काम करिए, इसको लिखते भी चलिए, मैं आपको जो पॉइंट्स आएंगे उनको आपको डिटेल भी करता जाऊंगा, उनको आपको समझाता भी जाऊंगा। सो फर्स्ट पॉइंट, इस्टेब्लिश्ड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती at Bombay in 1875, at Bombay in 1875, later on it was headquartered at Lahore. Later on it was headquartered at Lahore. Next point,
He gave a slogan, go back to Vedas. इन्वर्टेड कॉमर्स में इसको लिखिएगा, go back to Vedas, and wrote a book called सत्यार्थ प्रकाश. इन्होंने एक बुक लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश. wrote a book called सत्यार्थ प्रकाश. ये है क्या आखिरकार? इसमें बेसिकली फिलोसॉफिकल आइडियाज ऑफ वेदास दिया हुआ था. फिलोसॉफिकल आइडियाज ऑफ वेदास. तो कहां तक लिखा? एंड रोट अ बुक कॉल्ड सत्यार्थ प्रकाश विच कंटेन्ड फिलोसॉफिकल आइडियाज ऑफ वेदास. फिलोसॉफिकल आइडियाज ऑफ वेदास. अच्छा, साथ ही साथ इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक स्कूल खोला जिसका नाम था DAV, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल. दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल खोला लाहौर में, और धीरे धीरे करके 1886 में 1886 में ये स्कूल खोला, और धीरे धीरे करके ये ऑल ओवर इंडिया इस्टेब्लिश हो गई ये स्कूल. इन स्कूल्स को खोलने का बेसिक ऑब्जेक्टिव यही था कि ये शिक्षा की एक चेन को पूरे देश में बढ़ाना चाहते थे, दो चीजों को ध्यान में रखते हुए, एक विमेन एडुकेशन और दूसरा जनरल एडुकेशन को लेकर के. तो लिख लीजिएगा, ही opened an educational institution called Dayanand Anglo-Vedic School at Lahore in 1886. In 1886, later on several chains of schools were opened throughout the India. Several chains of schools were opened throughout the India. अच्छा साहब, जो दयानंद सरस्वती थे, स्वामी दयानंद सरस्वती, ये कहते थे कि इस माया जाल में फंसने की कोई ज़रूरत नहीं है. याद करो जो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले हिंदुइज्म को. वो ये कहते थे माया जाल को कंसीडर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधे ब्रह्म को पाइए, आप सीधे ब्रह्म की तरफ जाइए, आप वेदों को मानिए और उनके हिसाब से आगे बढ़िए. तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, दयानंद सरस्वती encourage the masses not to accept this word as Maya, rather work for your own salvation. इनका ये कहना था कि माया के पीछे भागने का कोई फायदा नहीं है, आप अच्छे कर्म करिए, और अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपको मोक्ष मिल जाएगा, आपको सीधे सैल्वेशन मिल जाएगा, आप सीधे ब्रह्म से जाकर के मिल जाएंगे, बाकी ज्यादा कुछ आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. सिंपल सीधा सा कॉन्सेप्ट था इनका. ओके, नेक्स्ट, he advocated equality between men and women, education for women, and proclaimed Vedas as infallible. Vedas as ट्रायल है केवल.
Okay, Arya Samaj was basically formed in 1875 by Swami Dayanand Saraswati at Bombay. Later on, Arya Samaj was spreaded at a pan-India level, and the basic motto of Arya Samaj was to go back to Vedas. Their basic concept was to focus on the traditional culture of India, that is the Vedic culture and all. ठीक है सर? किसमें लाइट इतनी खराब? Okay. Dayanand Saraswati gave the slogan "Go back to Vedas" and wrote a book called. Dayanand Saraswati gave a slogan "Go back to Vedas" and wrote a book called Satyarth Prakash. Satyarth Prakash wrote a book called Satyarth Prakash, which contained the philosophical ideas of Vedas. Which contained the philosophical ideas of Vedas. Next point. Originally, Arya Samaj was established in Bombay. Originally, Arya Samaj was established in Bombay in 1875. Later on, it was headquartered at Lahore. Later on, it was headquartered at Lahore. Next point. For the spread of education, he set up a chain of schools. Called Dayanand Anglo-Vedic School. Dayanand Anglo-Vedic School. Dayanand Anglo-Vedic School throughout the India. इसमें एक पॉइंट अलग से लिख लेना. The first school was established at Lahore in 1866. At Lahore in 1886. In 1886, the first school was established at Lahore in 1886. Next point. Dayanand Saraswati encouraged the masses not to accept this word as Maya, rather work for your own salvation through your actions oblique karma. एक चीज जरा यहां पर समझ लेना, जो हमारा वैदिक कल्चर है वो कहता क्या है. वैदिक कल्चर असल में ये कहता है कि, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि मान लेते एक लाइट है. वैदिक कल्चर ये कहता है देयर इज अ लाइट, और ये लाइट जहाँ से निकल रही है उस जगह को क्या कहते हैं? ब्रह्म, या फिर इस जगह को कहते हैं ब्राह्मण. यहां से सोल निकलती है, और सोल निकल के आती कहां पर है? ये एक माया है इसके अंदर. और यहां पर सोल का काम क्या होता है? एक शरीर में जाती है, अपनी ज़िंदगी बिताती है, मर जाता आदमी, फिर नए शरीर में जाती है, ज़िंदगी बिताती, मर जाता है. तो ये एक चेन जो है हमेशा चलता रहता है. नाउ व्हाट शैल बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोल?
कि वो इस चेन को ब्रेक करके वापस इसी ब्रह्म में जाकर के मिल जाए, ये वैदिक कल्चर कहता है। मतलब मोक्ष की प्राप्ति मिल जाए, सैल्वेशन मिल जाए। अब वैदिक कल्चर में तो ये कहा गया है, लेकिन इससे इसको आदमी ब्रेक कैसे कर सकता है? व्हाट इज द वे टू ब्रेक इट? तो इसको जो ब्रेक करने का तरीका है वो ये है कि इंसान को देखो अलग अलग टाइम पर, मतलब किसी भी चीज का जो जीवन होता है वो एज पर वैदिक कल्चर अलग अलग समय पर अलग अलग रूपों में होता है, जिसमें सबसे नीचे एक्वेटिक लाइफ आती है। कभी आप एक्वेटिक लाइफ में आएंगे, फिर इंसेक्ट आता है, इंसेक्ट के ऊपर फिर आप आगे बढ़ेंगे, बर्ड्स में आएंगे, रेप्टाइल्स आते हैं, फिर एट द टॉप लेवल पर आप जाते हैं ह्यूमन बीइंग में। ये माना जाता है कि जब आप ह्यूमन के तौर पे जन्म लेते हैं, जब आप इंसान के तौर पे जन्म लेते हैं, तभी आप कर्म जनरेट कर सकते हैं, वरना आप कर्म नहीं जनरेट कर सकते। बाकी किसी में भी, एनिमल्स में, बर्ड्स में, इंसेक्ट्स में, अगर आपको उस तरीके का कोई जन्म मिला है तो आप कोई कर्म नहीं जनरेट कर सकते। तो ये आप कर्म केवल कहाँ जनरेट कर सकते हैं? केवल जब आप इंसान के तौर पे जन्म लेते हो। तो जब आप इंसान के तौर पे जन्म लेते हो तो दयानंद सरस्वती का यही कहना था कि यहाँ पर आप अपने कर्मों को जनरेट कीजिए, अच्छे कर्मों को। और जब आप अच्छे कर्मों को जनरेट करेंगे तो आप इस चेन को ब्रेक करके वापस चले जाएंगे किस तरफ? ब्राह्मण से, जहां से आप निकले हैं। तो दिस वॉज द बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब जो हमारा वैदिक कल्चर कहता था उसी तरफ की ओर ले जा रहे थे दयानंद सरस्वती। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ही एडवोकेटेड इक्वालिटी बिटवीन men and women, comma, education for women, but proclaimed Vedas as infallible, and also denounced idol worship, clear? So that is all in your आर्य समाज। एक चीज समझ लेना, आर्य समाज के एम तो ये थे विमेन एडुकेशन और जनरल एडुकेशन, लेकिन इनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो रिलीजियस था, वो कंप्लीटली एक तरीके से वैदिक कल्चर को फॉलो करता था। और कहीं ना कहीं जो इंडिया के अंदर क्रिश्चियन मिशनरीज ने आकर के अपना काम शुरू किया था, जिससे कि वो लोग प्रोपोगेट कर रहे थे अपने रिलीजन को। देखो, जब क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया में आई तो उन्होंने इंडियन कल्चर को, चाहे वो इस्लामिक कल्चर रहा हो और चाहे वो हिंदू कल्चर रहा हो या कोई और कल्चर, सिख हो, जैन हो, बुद्ध हो, सभी कल्चर्स को आउटडेटेड बताया, इम्प्रैक्टिकल बताया। तो ये इस तरीके के आउटरेजेस उठना नॉर्मल सी बात थी। तो लोगों ने फिर ये शुरू किया, कई सारे लोगों ने, कि वो लोग वापस इंडिया के लोगों को मोटिवेट करने लगे कि वो लोग अपने कल्चर की तरफ वापस जाएं। ओके, नेक्स्ट इज रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन। देखिए, रामकृष्ण मिशन वैसे तो बनाया था स्वामी विवेकानंद ने। ये इन्होंने अपने टीचर, अपने मेंटर के नाम पर इस मिशन को बनाया। इनके मेंटर का नाम था रामकृष्ण परमहंस, याद रखना, रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस, ये जो रामकृष्ण परमहंस थे, ये हकीकत में एक मिस्टिक थे। मिस्टिक मतलब क्या हुआ? कुछ
करिश्माई टाइप के आदमी या जादू वादू करने वाले। देखो मिस्टिज्म दो तरीके का होता है, एक होता है जो आप नॉर्मली देखते हो, एक होता है मिस्टिक इस टाइप का कि वो संत हो गए, मिस्टिक कहो या सेंट कहो, ये अपने आप को इस लेवल से ऊपर लेते गए थे जो इंसान का लेवल होता है। ऐसा माना जाता था कि रामकृष्ण परमहंस जो है कई कई दिनों तक ट्रांस में चले जाते थे, मतलब ध्यान लगाते थे और ध्यान लगाने के बाद वो कई कई दिनों तक लोगों से बात नहीं करते थे, किसी से कुछ बोलते नहीं थे और वो एक अलग ही दुनिया में चले जाते थे। तो रामकृष्ण परमहंस के एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था स्वामी विवेकानंद। इनका रियल नाम याद रखना, विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का रियल नाम था नरेंद्र दत्ता, नरेंद्र दत्ता। तो स्वामी विवेकानंद इनके कांटेक्ट में आते हैं और इनसे काफ़ी इंस्पायर होते हैं। इंस्पायर होने के बाद स्वामी विवेकानंद इन्हीं की आइडियोलॉजी पे चलते हुए सोसाइटी के लिए कुछ अपलिफ्टमेंट के काम शुरू करते हैं और 1897 में 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। और रामकृष्ण मिशन जो बनाया गया था, इसके बेसिक एम की बात किया जाए, अगर ऑब्जेक्टिव्स क्या कहते तो इसका बेसिक एम था फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी। मतलब समाज के भले के लिए, समाज का जिसमें भला हो सके, समाज जिसमें आगे बढ़ सके, इस टारगेट के साथ जो है रामकृष्ण मिशन को बनाया गया था। ये बेसिक टारगेट था कि समाज का भला किया जाएगा, समाज के उत्थान के लिए रामकृष्ण मिशन का गठन किया गया। साथ ही साथ ये रामकृष्ण मिशन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ, उसके पीछे एक रीज़न था। अभी तक जो भी मिशंस आए थे, चाहे वो ब्रह्मो समाज रहा हो, चाहे वो आर्य समाज रहा हो, ब्रह्मो समाज के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि वो काफ़ी हद तक वेस्टर्न आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड था और वो बात करता था मोनोथीज्म की। वो कहता था आइडल वर्शिप को करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस तरीके की बातें करता था। दूसरी दिक्कत आर्य समाज के साथ क्या थी, आर्य समाज खुद में ही कंफ्यूज था। जैसे वेदास को लेकर के वो ये क्लियर वो बता रहा था वेदास इनफॉलिबल है और अगर इनफॉलिबल है तो वो ये नहीं बता पा रहा था कि गॉड कहाँ से आए। तो ये एक प्रॉब्लम जो है आर्य समाज के साथ थी। लेकिन रामकृष्ण मिशन इतनी ज़्यादा डिटेल में गया ही नहीं। उसने सीधे तौर पे कहा कि भैया आप आइडल वर्शिप करते हो, आप मूर्ति की पूजा करते हो, करो मूर्ति की पूजा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सीधी सिंपल सी बात है, हम ये मानते हैं कि भगवान का कोई चेहरा नहीं है, लेकिन अब अगर चेहरा नहीं है तो कैसे हम उस पर ध्यान लगाएं? तो उससे बेटर है हमने कोई एक शक्ल दे दिया, कोई एक पिक्चर दे दिया, वो कुछ भी हो सकता है। कभी किसी ने पत्थर को दे दिया, कभी किसी ने किसी इंसान के अंदर देख लिया, तो हमने वो शक्ल दे दी और हमने उस चीज़ की पूजा करना शुरू कर दी। तो जो मेन एम था अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी, बस कि लोग अपनी आइडल वर्शिप जारी रखें, करते रहें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि आप समाज का भला करें। जो समाज में बुराइयां फैली हुई हैं, जो समाज में कुरीतियां फैलती हुई हैं, इनको हटाइए और समाज का भला कीजिए। भगवान कहीं से भी किसी बुराई को प्रमोट नहीं करता, ये कह रहा था सिर्फ रामकृष्ण मिशन। स्वामी विवेकानंद के बारे में एक और चीज़ बड़ा फेमस है कि 1893 में 1893 में एक वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस। ये शिकागो में हुई थी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। इन्होंने उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था और जब ये उस कॉन्फ्रेंस में गए थे तो वहाँ पर इनसे कहा गया था कि आपको सिर्फ 5 मिनट का समय दिया जा रहा है बोलने के लिए। लेकिन फिर इनकी स्पीच इतनी इन्फ्लुएंसिंग थी, इतनी इंस्पायरिंग स्पीच थी कि इन्होंने मोर देन 1 आवर तक, 1 घंटे से भी ज़्यादा समय तक इन्होंने स्पीच दी थी। और बेसिक स्पीच सिर्फ इसी बात को लेकर के थी कि व्हाट इंडिया इज़, इंडिया है क्या। आप लोग आजकल नरेंद्र मोदी वगैरह को भी काफ़ी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भी काफ़ी कहते हुए सुनते होंगे, जो ये बताते हैं कि इंडिया इज़ बेसिकली वसुदेव कुटुंबकम।
तो यही सारी बातों को इन्होंने बताया था शिकागो में 1893 में, जिसने एक अलग इमेज क्रिएट की इंडिया की वर्ल्ड में, पूरी दुनिया के सामने। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स के साथ रामकृष्ण मिशन बना। इतना ही है इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है। तो बस अब एक काम कीजिए, इसे नोट कर लीजिए। सो राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट, रामकृष्ण मिशन was established by Swami Vivekanand, was established by Swami Vivekanand in 1897 in the memory of his mentor Ramakrishna Paramhans. Second point, the basic objective of Ramakrishna mission was the upliftment of society. The basic objective of Ramakrishna mission was the upliftment of society. Next, Ramakrishna mission advocated the idol worship. देखो सवाल बनता कैसे है, सवाल ऐसे बनता है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला पॉइंट लिखा होगा ब्रह्मो समाज एडवोकेटेड द आइडल वर्शिप। दूसरा पॉइंट लिखा होगा आर्य समाज एडवोकेटेड द आइडल वर्शिप। तीसरा पॉइंट लिखा होगा रामकृष्ण मिशन एडवोकेटेड द आइडल वर्शिप। और फिर ऑप्शंस दिए होंगे दैट 1 and 2 आर करेक्ट, 2 and 3 आर करेक्ट, 1 ओनली इज करेक्ट या 3 ओनली इज करेक्ट। तो इसका आंसर क्या है? तीसरा केवल, थर्ड केवल करेक्ट है, आइडल वर्शिप। आइडल वर्शिप को ना तो आर्य समाज प्रमोट कर रहा था, ना ही रामकृष्ण मिशन प्रमोट कर रहा, सॉरी, ना ही ब्रह्मो समाज प्रमोट कर रहा था। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसी तरीके से बनेंगे क्वेश्चंस आपके यहाँ, ठीक है, ओके। एक और पॉइंट लिख लेना, इन 1893 स्वामी विवेकानंद attended the World Religious Conference organized in Chicago, United States of America, where he projected the new sphere of Indian society and Indian religion in front of the world, okay. See, so by this time we are done with Brahmo Samaj, Arya Samaj, Ramakrishna mission. Apart from that, I have also taken the concepts of what were the ideologies of Keshav Chandra Sen, Ishwar Chandra Vidyasagar. So
After this class, in the next class, we will be moving to the next set, that is called Theosophical Society of India and some other social reformers like M.G. Ranade and many other reformers, as well as we will move to the other kind of sociological, socio-religious reforms. Apart from that, I have told you several times that please go through our test series, keep on solving the questions of test series, because as much as you will solve the questions, it would be very easier for you to recall. और रही बात हिस्ट्री को याद करने की, तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इसको एक मेमोरी लिंकिंग के थ्रू तैयार करो, पिक्चर्स को अपने दिमाग में क्रिएट करो, और साथ ही साथ जो है जितना ज़्यादा हो सके डेट्स को बार बार रिवाइज करते रहो और एक स्टोरी के फॉर्म में याद करते जाओ। जैसे ही स्टोरी के फॉर्म में याद करोगे, ये आपको हमेशा के लिए तैयार हो जाएगी। Clear? Okay, so that will be all for today's class. So from the next class we will be taking with the Theosophical Society of India. Thank you.